ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आप सब ने पढ़ा हुआ है और आप सबको अच्छे से आता है। ओके, दिस टॉपिक इज हार्ट फेलियर। ओके, तो हार्ट फेलियर ये हम स्टार्ट करते हैं। अब हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट इज अनएबल टू पंप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? हार्ट फेलियर का मतलब है जो हार्ट है वो अनएबल टू पंप है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। हार्ट इज अनएबल टू पंप अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि आपने बॉडी की नीड्स को देखना होता है, आपने कार्डिक आउटपुट को भी देखना है और आपने बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें कार्डिक आउटपुट ज्यादा होती है लेकिन हम उसको भी हार्ट फेलियर कहते होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हुई होती है। ऐसे हार्ट फेलियर को बोलते हैं हम हाई कार्डिक आउट फेलियर। ठीक हो गया? तो सिंपली अगर मैं इसको समराइज करूँ, हार्ट फेलियर क्या होता है? जो हार्ट का एक पंप होता है, कार्डिक पंप होता है, वो सही से काम नहीं कर पाता होता। और हार्ट का मेन पंप का फंक्शन क्या होता है? ओके, ब्लड को क्या करना? टिश्यू की तरफ पंप करना। ओके, टिश्यू की तरफ क्या करना? उसको पंप करना। लेकिन जब वो नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओके, टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और जो आगे फॉरवर्ड पंप नहीं हो पा रहा वो सारा ब्लड बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो हार्ट फेलियर में क्या होगा? हार्ट फेलियर में आपका कहने का मतलब है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? सारा ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा और आपको कंजेशन देखने को मिलेगी और लो परफ्यूजन आपको देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं वंस अगेन। तो वो डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका आ जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया? अब ये राइट वेंट्रिकल की कार्डिक आउटपुट है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की कार्डिक आउटपुट होती है। जो राइट वेंट्रिकल होता है, ओके, इसका जो है प्रीलोड वो कहाँ से आना है? ओके, वो आपका आना है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा में। ओके, यानी वेना कैवा में आना है, इंफीरियर वेना कैवा कर लेता हूँ। और जो लेफ्ट एट्रियम है उसका आना है पल्मोनरी वेन के अंदर। ओके, ठीक हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका क्या होगा? लेफ्ट हार्ट फेल हो जाएगा। ओके, जब आपका लेफ्ट हार्ट फेल हो जाएगा तो लेफ्ट हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से ये जो ब्लड फ्लो है ये कम हो जाएगा और सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी वेन के अंदर। और पल्मोनरी वेन से होता हुआ वो पल्मोनरी कैपिलरीज में चला जाएगा और पल्मोनरी कैपिलरी से होता हुआ वो लंग्स के एल्विलाई में चला जाएगा। इन शॉर्ट वो क्या करवा देगा? पल्मोनरी एडिमा करवा देगा। ओके, जबकि अगर आपका राइट हार्ट फेल हो गया तो आपका लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हुआ लेकिन जो सारा ब्लड फ्लो हुआ है वो बैक कर गया सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक हो गया? ओके, तो लेट्स समराइज दिस। तो लेट्स समराइज दिस। तो हार्ट फेलियर को हम कैसे डिवाइड करते हैं? अब हार्ट फेलियर को पढ़ने के लिए हम इसके बहुत सारी क्लासिफिकेशन बना देते हैं। ओके, तो जो हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। पहला एक हार्ट फेलियर ऐसा हार्ट फेलियर है जिसमें आप कार्डिक आउटपुट को देखते हैं, यानी ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें कार्डिक आउटपुट कम है और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही, तो उसको बोलते हैं हम ओके लो कार्डिक आउटपुट फेलियर। तो लो कार्डिक आउटपुट फेलियर में क्या होता है? लो कार्डिक आउटपुट फेलियर में हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाती है। और कार्डिक आउटपुट कम क्यों होती है? कार्डिक आउटपुट इसलिए कम होती है क्योंकि पेशेंट को एमआई हो सकता है, कोई वैल्वुलर डिजीज हो सकता है। दूसरा है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है एनीमिया में, ये आपको देखने को मिलती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, ये आपको देखने को मिलती है पेजेट डिजीज में। ओके, इन तमाम कंडीशन में क्या होता है? इन तमाम कंडीशन में वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, ओके सॉरी फॉर दैट, ओके कुछ ज्यादा खराब हो गया। ओके, तो इस इन तमाम कंडीशन में क्या होता है? वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो प्री लोड बढ़ता है। जब प्री लोड बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, वर्क स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब वर्क स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो हार्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो पहली क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिक आउटपुट कि हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है या लो आउटपुट कार्डिक फेलियर होता है। दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़नी है सिस्टोलिक डिसफंक्शन या डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इजेक्शन फ्रैक्शन पढ़ना है। और इजेक्शन फ्रैक्शन बताया था कि कितना स्ट्रोक वॉल्यूम पंप होता है गिवन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन था वो ये था कि स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कि गिवन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में कितना हार्ट इजेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। और इजेक्शन फ्रैक्शन क्या शो करता है?
कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो करता है। यानी अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। तो जो सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर है इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर में इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व रहता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। और जब आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो उसके मुकाबले में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा। जब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो सारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर सारा कंजेस्टेड रहेगा। ओके, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, अब इसके क्या काज होते हैं? ये इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, यानी एंजाइना की वजह से हो सकता है, एमआई की वजह से हो सकता है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। जो कार्डियोमायोपैथी होती है तीन तरह की होती है, डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और तीसरा रिस्ट्रिक्टिव वाली होती है। तो जो आपकी डायलेटेड वाली होती है वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कराती है, और जो हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव वाली होती है वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कराती है। डायलेटेड वाली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कराती है, और जो हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव है वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कराती है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। दूसरा है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होती है। यानी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में मसला कहाँ पे होता है? मसला ये होता है कि जो आपकी वेंट्रिकल की फीलिंग है वो आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी वेंट्रिकल की फीलिंग नहीं हो पा रही। अब इसकी क्या वजह होती है? मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की वजह से होती है। यानी अगर सपोज पहले ये इनिशियली मायोकार्डियम था, लेकिन जब हाइपरट्रॉफी होगी तो उसका जो ल्यूमिनल डायमीटर होगा वो कम हो जाएगा। जब ल्यूमिनल डायमीटर कम हो जाएगा तो वेंट्रिकल की फीलिंग नहीं हो पाएगी। जब वेंट्रिकल की फीलिंग नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फीलिंग कम होगी लेकिन हार्ट इजेक्ट तो फिर भी उतना ही कर रहा है, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। तो अब हम साइड वाइज पढ़ लेते हैं, साइड वाइज हार्ट फेलियर को। ओके, के साइड वाइज मतलब कि अगर राइट हार्ट फेलियर होगा तब पेशेंट को क्या होगा, और अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तब पेशेंट को क्या होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट हार्ट फेलियर को। ओके, अगर राइट हार्ट फेल होगा सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर बैक फ्लो हो जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिस्टमिक कंजेशन देखने को मिलती है। ओके, सिस्टमिक कंजेशन देखने को मिलती है। और सिस्टमिक कंजेशन को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, यानी राइट हार्ट फेलियर में आपको क्या तीन तीन चीजें देखने को मिलेगी। वो तीन चीजें होगी कि सारा ब्लड लीवर में चला जाएगा, तो लीवर की क्या होगी, हेपेटोमेगाली होगी, और लीवर का साइज बढ़ जाएगा। और लीवर का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से लीवर का कैप्सूल स्ट्रेच होगा, और राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो राइट हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है, लीवर की कंजेशन होती है, हेपेटोमेगाली होती है, और हेपेटोमेगाली की वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? दूसरा आपने कीवर्ड रट्टा मारना है कि क्या होगा, लोअर लिम्स के अंदर बायलैटरल पिटिंग एडीमा देखने को मिलेगा। बायलैटरल पिटिंग एडीमा आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, सिस्टमिक कंजेशन के अंदर क्या होता है, जो आपकी जेवीपी है वो आपको इलाज देखने को मिलती है। तो इलाज नेक वेन, बायलैटरल पिटिंग एडीमा और हेपेटिक कंजेशन, ये आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर है तब क्या होगा, अगर पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती है, पल्मोनरी कंजेशन होती है। जब पल्मोनरी कंजेशन होगी तो पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट ये कहेगा कि मुझे सांस सही से नहीं आ रहा, यानी पल्मोनरी एडीमा हुआ है तो पेशेंट कहेगा मुझे सांस सही से नहीं आ रहा, डिस्निया हुआ है। और जब वो लेटेगा फ्लैट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा ब्लड हार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब वो लेटेगा तो उसका डिस्निया बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया किसको बोलते हैं, डिस्निया ऑन लाइंग फ्लैट। डिस्निया ऑन लाइंग फ्लैट, यानी जब वो फ्लैट लेटेगा तो उसका डिस्निया बढ़ जाएगा। और लास्ट में है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। इसका मतलब है कि रात को वो इतना सीवियर डिस्निया होगा कि वो नींद से ही उठ जाएगा, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। तो जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है उसकी वजह से डिस्निया, ऑर्थोपनिया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया देखने को मिलता है। और चूंकि पल्मोनरी एडीमा हो रहा है तो आपको और क्या सुनाई देगा, लंग्स पे, लंग्स में आपको क्रैकल्स वगैरह सुनाई देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर ये एडीमा ब्रोंकियोल्स में चला गया, ब्रोंकाई में चला गया, तो ये ब्रोंकाई को क्या कर देगा, तंग कर देगा। ब्रोंकाई के ल्यूमेन को, ब्रोंकियोल के ल्यूमेन को तंग कर देगा। और जब भी ब्रोंकियोल का ल्यूमेन कम होगा तो आपको वीजिंग वगैरह सुनाई देती है। ओके, और वीजिंग क्या इंडिकेट करती है कि जो आपका एयरवे है वो क्या होना शुरू हो गया है, नैरो हो गई है।
क्योंकि जो एडिमा है वो इनकी दीवारों में चला गया है। ओके, अब जो वीजिंग होती है ये लेफ्ट हार्ट फेल्योर की वजह से हो रही है, और नॉर्मली वीजिंग एस्थमा में होती है, लेकिन ये वाली वीजिंग लेफ्ट हार्ट फेल्योर में हो रही है। तो इस तरह को मैं बोलूंगा कार्डिक एस्थमा। तो आपको कार्डिक एस्थमा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने की वजह से पल्मोनरी एडीमा होता है, उसकी वजह से वीजिंग मिलती है, उसको बोलते हैं कार्डिक एस्थमा। तो ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बात रट्टा मार लेना, जिस पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, सपोज एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है, सारा ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से होता हुआ वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। जब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। और जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, राइट हार्ट भी फेल हो जाएगा। यानी जो लेफ्ट हार्ट है उसके फेल होने से राइट हार्ट भी फेल हो गया, और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं कोर पल्म्यूनेल। ओके, वैसे कोर पल्म्यूनेल क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग पैथोलॉजी, वैसे इसको कोर पल्म्यूनेल नहीं बोलूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि जो लेफ्ट हार्ट है उसके फेल होने की वजह से क्या होता है, राइट हार्ट भी फेल हो जाता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट हार्ट फेलियर, तो जो राइट हार्ट फेलियर है उसका जो मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, वो लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है। और कोर पल्म्यूनेल क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेल होना ड्यू टू पल्मोनरी काजेस। ओके, अब इसको मैं दो में डिवाइड करता हूँ, एक्यूट कोर पल्म्यूनेल और क्रोनिक कोर पल्म्यूनेल। जो एक्यूट कोर पल्म्यूनेल होता है ये आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है, और जो क्रोनिक कोर पल्म्यूनेल है वो सीओपीडी में देखने को मिलता है। सीओपीडी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है, जबकि एक्यूट कोर पल्म्यूनेल ये बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला। क्लियर? तो ये चीज आ जाती होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी जो फार्माकोलॉजी है वो हम बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे, बस यहाँ पे बताया हुआ है। लेट मी समराइज, चलो मैं समराइज कर देता हूँ उसकी फार्माकोलॉजी को। सपोज एक पेशेंट आया आपके पास, ओके, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अच्छा, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको दे दिया है कि जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा होगा, और अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो पेशेंट को सिस्टमिक कंजेशन होती है। और अगर पेशेंट को दोनों साइड की हार्ट फेलियर आ गया, यानी पेशेंट को राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर दोनों आ गया, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दोनों वेंट्रिकल फारिग हो जाते हैं। एक पेशेंट आपके पास आ गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ, उसको पल्मोनरी एडीमा हुआ है। सबसे पहले आप क्या दोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप सबसे पहले आप लूप डायूरेटिक दे दोगे, फ्यूरासिमाइड दे दोगे। वो लूप डायूरेटिक क्या करेगी, पल्मोनरी एडीमा को ठीक कर देगी। यानी जो लूप डायूरेटिक है ये एक्स्ट्रा वाटर वगैरह प्लाज्मा वॉल्यूम को कम कर देती है, यानी डायूरेसिस करवाती है, प्लाज्मा की वॉल्यूम को कम करती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा कम हो जाएगा। सबसे पहले आपने लूप डायूरेटिक देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या देना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद आपने एस इनहिबिटर, ओके, या एआरपी, या फिर आपने तीसरा ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोलाजीन या नाइट्रेट। ओके, हाइड्रोलाजीन प्लस नाइट्रेट, इन तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया? तो लूप डायूरेटिक देने के बाद आपके पास ये तीन ऑप्शन है, एस इनहिबिटर, एआरबीज और हाइड्रोलाजीन नाइट्रेट्स। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब आपने इन तीनों में से कोई एक ड्रग सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपने एक और ड्रग ऐड करनी है, वह है बीटा ब्लॉकर। ठीक हो गया? जो बीटा ब्लॉकर होती है, अच्छा एस इनहिबिटर क्यों दे रही है, एस इनहिबिटर इसलिए दे रही है कि जो एस इनहिबिटर है ये क्या करती है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देती है। जब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम काम नहीं करता तो उसकी वजह से क्या होगा, साल्ट और वाटर की रिटेंशन नहीं हो पाएगी। फिर बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं क्योंकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड स्ट्रेस कम से कम हो। फिर इसके बाद आपने क्या ऐड करना होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिनको बोलते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ये सारा हम फार्माकोलॉजी में अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक हो गया? ओके, तो ये जो ड्रग्स होती है, जो लूप डायूरेटिक होती है, उससे लूप डायूरेटिक और जो थायजाइड डायूरेटिक होती है, ये सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी एडिमा के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, क्लियर? और जो आपकी बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ये मोर्टेलिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, और जो आपकी हाइड्रोलाजीन और नाइट्रेट्स, ये मोर्टेलिटी को भी कम करती है और इस सिम्टम्स को भी कम कर देती है। इनको हम हार्ट फेलियर वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो जो लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है उसका जो मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, एमआई होता है। ओके, इसके अलावा एरिथमियास की वजह से हो सकता है लेफ्ट हार्ट फेलियर, या वैल्वुलर डिजीज हो सकते हैं जिनकी वजह से लेफ्ट हार्ट फेल हो सकता है, लाइक एमआर, एमएस, अयोर्टिक रिगर्जिटेशन वगैरह।
ठीक है। अब इस पेशेंट को क्या होगा, अब लेफ्ट हार्ट फेल हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, और पल्मोनरी एडीमा की वजह से डिस्निया होता है, और जब वो सुपाइन पोजीशन में जाएगा तो इस तरह की डिस्निया को बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ठीक हो गया, ओके। तो असल में होता है क्या है, जब बंदा लेट जाता है, ओके, तो जब बंदा लेट जाता होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ओके, इमीडिएटली ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर होता है। इन शॉर्ट सारा ब्लड कहाँ चला जाता होता है, हार्ट के पास चला जाता होता है। इसके बाद प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। ठीक हो गया। वंस अगेन, जब जब बंदा लेटा रहेगा तो उसकी वजह से सारा ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी सारा ब्लड आपका थोरैसिक कैविटी के पास आ गया, हार्ट के पास आ गया, वीनस रिटर्न बढ़ गया। जब वीनस रिटर्न बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बंदा होगा उसमें पल्मोनरी एडीमा इतना सीवियर होगा कि वो अपनी नींद तोड़ के उठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। ठीक हो गया, प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। और बाद में क्या होगा, इसके अलावा और क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा। अब पल्मोनरी एडीमा क्यों होगा, जब लेफ्ट हार्ट फेल हो गया, पल्मोनरी वीनस प्रेशर ज्यादा होता है, पल्मोनरी वेन डिस्टेंड करती है, सारा फ्लूइड कहाँ जाना शुरू कर देता है, एल्विलाई में जाना शुरू कर देगा। ओके, ठीक हो गया। और वहां पे खास तरह के मैक्रोफेज बैठे होते हैं, जो लंग्स में जो मैक्रोफेज होते हैं उनको डस्ट सेल कहते हैं। ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे होगा क्या, ओके, अब लंग्स में क्या हो गया है, लंग्स में क्या हो गया है, कंजेशन हो गया है, यानी लंग्स में क्या हुआ है, पल्मोनरी जो ब्लड है वो आपका कहने का मतलब है डिस्टेंड हुआ पड़ा है, पल्मोनरी सिस्टम में सारा का सारा ब्लड एकोमोडेट हुआ हुआ है। जब लंग में कंजेशन होती है तो लंग में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो करते क्या है, वो उस ब्लड की क्या करना शुरू कर देंगे, उस ब्लड की हिमोलिसिस वगैरह करना शुरू कर देंगे। ओके, अब ब्लड में क्या है, आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ओके, तो ये और हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस होता है। ठीक हो गया। तो ये क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे और जो फेरस होगा उसको स्टोर कर लेंगे अपने अंदर। किस फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। यानी जब पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा होगा, लंग्स की कंजेशन होगी, तो जो मैक्रोफेज होंगे वो क्या करेंगे, हिमोलिसिस करवा देंगे और हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज बन जाएंगे। इस तरह के मैक्रोफेज को बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल। ठीक हो गया, हार्ट फेलियर सेल। तो जो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस है, ये हार्ट फेलियर सेल होते हैं, ये आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद राइट हार्ट फेलियर है, राइट हार्ट फेलियर में आपको कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली, जेवीपी बढ़ जाती है, पेरिफेरल एडीमा देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होगा कि जब राइट हार्ट फेल होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाता होता है, यानी जब राइट हार्ट फेल होता है सारा ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से आपकी बड़ी बड़ी वेन, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा और ऑलमोस्ट वहां पे चला जाएगा। जब सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाता है तो जो पोर्टल फ्लो है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता होता है। ओके, इन शॉर्ट क्या होता है कि जब सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा, सारा ब्लड वेन्स में आ गया, ओके, ठीक हो गया, और ये सारा वेन्स से होता हुआ लाइक इंफीरियर वेना कैवा से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, पोर्टल वेन में जाएगा। इसकी वजह से पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता होता है और नॉर्मल पोर्टल वेन का फ्लो रुक जाता होता है। ओके, ठीक हो गया, ओके, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। और चूंकि ये पोर्टल हाइपरटेंशन हार्ट की वजह से हो रही है तो उसको बोलते हैं कार्डिक सिरोसिस। तो कार्डिक सिरोसिस हो जाती है और और लीवर की कंजेशन हो जाती है, और लीवर की जो कंजेशन है उसकी वजह से लीवर कैसा बन जाता है, जिस तरह छालिया बन जाती है, दिस इज कॉल्ड नेट मैक लीवर। तो मॉडलिंग आपको देखने को मिलती है। तो एक बात रट्टा मार लेना, जब लेफ्ट हार्ट फेल होता है तो आपको हार्ट फेलियर सेल मिलते हैं, हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस। लेकिन जब राइट हार्ट फेल होता है तो नेट मैक लीवर देखने को मिलेगा, जेवीपी बढ़ जाती है, पेरिफेरल एडीमा देखने को मिलता है, लोअर लिम्स में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हार्ट फेलियर दो तरह का दिखाया हुआ है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, और ये प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक हो गया। अब सिस्टोलिक वाले में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, डायस्टोलिक में क्या होती है, कॉम्प्लायंस या जो फीलिंग होती है वो नहीं हो पाती वेंट्रिकल्स की। ठीक हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये कर्व श्रिंक हो गई है। अब जब पेशेंट का हार्ट फेल होता है, यानी जब पेशेंट का क्या होता है, हार्ट फेल होता है, कार्डिक आउटपुट कम होती है, तो जब कार्डिक आउटपुट कम होती है हमारी बॉडी में दो मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, एक है सिंपैथेटिक टोन, दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो सिंपैथेटिक टोन होती है, यानी सबसे बैरोन रिसेप्टर होते हैं, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देंगे। अब जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसमें जो एपिनेफ्रिन है और नोर एपिनेफ्रिन है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक हो गया, ओके। ये मैकेनिज्म काम करता है, लेकिन ये मैकेनिज्म उस वक्त तक काम करता है जब तक वेंट्रिकल काम कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल का डिसफंक्शन आ जाएगा, वेंट्रिकल काम करना छोड़ जाएंगे और वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा,
जब वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, आपने इस लूप को क्या करना है, आपने इस लूप को क्या करना है, डिस्टर्ब करना है। दैट इज वाई कि हम इस लूप को खत्म करने के लिए कि वेंट्रिकल के ऊपर कम से कम स्ट्रेस आए, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर। तो जो बीटा ब्लॉकर होती है, ओके, वो क्या नहीं करवा पाएगी, बीटा ब्लॉकर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसको इनहिबिट कर देती होती है। दूसरा मैकेनिज्म चलता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला। ओके, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस यही है कि वेजो कंस्ट्रक्शन कराना। ओके, जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ओके, और उसकी वजह से वीनस स्टोन वगैरह पे इफेक्ट आता है। और दूसरा जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से प्री लोड बढ़ जाता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। लेकिन वंस अगेन जब वेंट्रिकल का डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मैकेनिज्म हार्ट के ऊपर उल्टा वर्कलोड बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई आपने रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनएक्टिवेट करना होगा, रास को आपने इनहिबिट करना है। रास को आपने क्यों इनहिबिट करना है, ताकि सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज्यादा ना हो और हार्ट के ऊपर प्री लोड ज्यादा ना हो और वर्क लोड भी कम से कम आ जाए। ओके, दैट इज वाई ये ड्रग्स इस तरीके से काम करती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये वाला। इसके बाद हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का मतलब है कि कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, लेकिन फिर भी हार्ट फेल हो रहा है। ओके, हाई कार्डिक आउटपुट के बावजूद भी। अब हाई कार्डिक आउटपुट कब कब होती है, जब आपकी सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कल मैंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया था कि जितना हार्ट आर्टरीज में ब्लड पंप करता है वो वेन्स के जरिए आ जाता है। लेकिन अगर आप क्या करो, वेजोडाइलेशन करा दो या एवी शंटिंग करा दो, इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ जाता है तो प्री लोड ज्यादा होता है। जब प्री लोड ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी बताया था एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक बढ़ती है, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ नहीं सकती होती और हार्ट उसके बाद फेल होना शुरू हो जाता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब जो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर है, ये आपको सीवियर ओबेसिटी में, एडवांस सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। इसमें भी वेजोडाइलेशन होती है, हाइपरथायराइडिज्म, एनीमिया, बेरी बेरी, पेजर डिजीज ऑफ बोन, इन तमाम कंडीशन में क्या होती है, वेजोडाइलेशन होती है। लेकिन जो पेजर डिजीज ऑफ बोन है, इसमें क्या होती है, इसमें एवी शंटिंग बनती है। और एवी शंटिंग की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सीधा वेन में एंटर हो जाएगा और वीनस रिटर्न बढ़ जाता होता है। क्लियर, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। लाइक अगर लेफ्ट हार्ट फेल होगा तो उसकी वजह से आपको पल्मोनरी कंजेशन होगी, और अगर राइट हार्ट फेल होगा तो सिस्टमिक वीनस कंजेशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हार्ट फेलियर का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉक वाला। ओके, शॉक का क्या मतलब होता है, अब शॉक का मतलब है कि जो टिश्यू की तरफ परफ्यूजन है वो कम हो गई है, तो जो शॉक होता है उसको आपने हमेशा सिस्टमिक लेवल पे देखना होता है। तो जो शॉक होता है वो क्या होता है, शॉक एक सिस्टमिक स्टेट होती है, सिस्टमिक स्टेट होती है, सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन। ओके, शॉक क्या होता है, सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन, यानी पूरी बॉडी में जो आपके टिश्यूज है उनकी तरफ परफ्यूजन क्या हो गई है, ओके, कम हो गई है। ओके, तो शॉक में क्या होता है, ऑर्गन की तरफ परफ्यूजन कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट की डिलीवरी नहीं हो पाती होती। ओके, इनिशियली शॉक रिवर्सिबल होता है, मतलब आप शॉक को ओवरकम कर सकते हैं, आप टिश्यू की न्यूट्रिएंट डिलीवरी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपने इसको एडजस्ट ना किया तो वो इरिवर्सिबल और या प्रोग्रेसिव शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब शॉक डिफरेंट टाइप का होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ओके, अब हाइपोवोलेमिक शॉक में जो मेन चीज आपने रट्टा मारनी है, वो क्या चीज रट्टा मारनी है, ओके, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में आपका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, प्लाज्मा वॉल्यूम या स्पेसिफिकली ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो मैं ब्लड वॉल्यूम इस्तेमाल करता हूँ, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपका ब्लड वॉल्यूम या फिर आपका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्री लोड कम हो जाएगा। जब प्री लोड कम होगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होती है। जब कार्डिक आउटपुट कम होगी तो टिश्यू की परफ्यूजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। अब जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। ओके, एक होता है हेमरेजिक शॉक, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलता है, और दूसरा नॉन हेमरेजिक शॉक, जो आपको डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, बर्न्स वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो शॉक होता है वो वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से होता है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम इसका पढ़ लेते हैं, इसके वेरिएबल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे शॉक हो रहा है, अब इस पेशेंट को क्या होगा, अब इस पेशेंट का सीवीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब सेंट्रल वीनस प्रेशर, यानी जो वेन्स में जो प्रेशर है, जो फिलिंग प्रेशर चाहिए राइट एट्रियम का, वो कम हो जाएगा। ये कम क्यों होगा, जब वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, ओके, तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट मीन्स सीवीपी भी कम हो जाती है। और सीवीपी क्या है, ये राइट साइड के प्रेशर को मॉनिटर करती है, राइट एट्रियल प्रेशर को। और जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो लेफ्ट साइड के प्रेशर को मॉनिटर करती है। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई। तो जो आपकी ये दो चीजें है ना, आपकी जो आपके सीवीपी और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये प्री लोड को इंडिकेट करते हैं, और प्री लोड इसमें कम हो रहा है। ओके, जब प्री लोड कम हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो रही है। ठीक हो गया। जब कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। जब बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस या टीपीआर क्या हो जाता है, ये टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद जो लास्ट वेरिएबल है, ओके, परसेंटेज ऑफ जो SvO2, ओके, ठीक हो गया, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वीनस ब्लड, ओके, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाती है। इसका क्या मतलब है, ओके, इसका मतलब है जब टीपीआर ज्यादा होता है, टीपीआर ज्यादा होता है तो आर्टरियोल्स की क्या होती है, विजो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब आर्टरियोल की विजो कंस्ट्रिक्शन होती है, क्लियर, ठीक हो गया, तो जो टिश्यूज होते हैं, ओके, वो ज्यादा ऑक्सीजन को खाना शुरू कर देंगे। और जो वेन्स के पास है, वेन्स के पास जो ऑक्सीजन है वो कम से कम आएगी। जब वेन्स के पास ऑक्सीजन कम से कम आएगी तो SvO2 क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इन शॉर्ट के ये जो अगर वेजोडाइलेशन होगी तो SvO2 बढ़ जाएगी, और अगर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो SvO2 कम हो जाती है। इसके बाद है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, आपका पंप नहीं काम कर रहा होता, आपका पंप नहीं काम कर रहा होता, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है। और जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू की तरफ परफियन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पंप फारिग हो गया, पंप काम नहीं कर रहा, क्या काज हो सकता है, हार्ट का इस्कीमिया इन्फेक्शन हो गया, या हार्ट फेल हो गया, वैल्वुलर डिजीज है, लाइक माइट्रल डिजीज है, माइट्रल स्टेनोसिस, या माइट्रल रिगर्जिटेशन, या एरिथमियास है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। क्लियर, बेसिक मैकेनिज्म लेफ्ट हार्ट डिसफंक्शन है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे ना, ओके, चूंकि यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, आपको बैरो रिसेप्टर या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है तो स्किन क्या हो जाएगी, कोल्ड क्लैमी हो जाएगी। तो जो कोल्ड क्लैमी होती है ये आपको हाइपोवोलेमिक शॉक में भी देखने को मिलती है। ओके, तो अब पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है, पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है, पंप काम नहीं कर रहा। ओके, जब पंप काम नहीं कर रहा तो जो सारा ब्लड होगा वो बैक फ्लो कर जाएगा। ओके, जब ब्लड आगे फॉरवर्ड पुल नहीं हो पा रहा, जब ब्लड आगे इजेक्ट नहीं हो पा रहा तो सारा ब्लड हार्ट के अंदर रिटेन रहेगा। बैकवर्ड फ्लो की वजह से आपका जो प्री लोड है या जो सीवीपी और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ज्यादा हो जाते हैं। कार्डिक आउटपुट आपका कम है, बेसिक मैकेनिज्म आपका ये है। क्लियर। ओके, जब कार्डिक आउटपुट कम है तो वंस अगेन क्या हो गए, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, वो क्या करवा देंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से टीपीआर बढ़ेगा और आपका SvO2 कम हो जाएगा। इसके बाद है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, कोई चीज क्या कर रही है, हार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द हार्ट। अब हार्ट के बाहर ऑब्स्ट्रक्शन है। क्लियर, हार्ट के बाहर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हार्ट के बाहर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से क्या होगा, ओके, जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, ओके, ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा, यानी हार्ट की फीलिंग भी कम हो जाएगी, और हार्ट मतलब हार्ट से ब्लड बाहर भी नहीं निकलेगा। ओके, अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है वो किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है। सबसे पहला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि अगर पल्मोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट आ गया तो राइट वेंट्रिकल अपनी आउटपुट बाहर नहीं निकाल सकता। टेंशन नीमोथोरैक्स है। ओके, टेंशन नीमोथोरैक्स में जो एक्स्ट्रा एयर होती है प्लूरल कैविटी में वो मीडियस्टिनम को कंप्रेस करती है। या कार्डिक टेम्पोनार्ड है, कि पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड आ गया, ओके, और वो कंप्रेस करना शुरू कर दिया हार्ट को, जिसकी वजह से क्या होगा, ओके, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको रिलेटिवली कंप्रेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। तो इसमें आपने मेन चीज रट्टा मारनी है, इसमें मेन चीज क्या हो रही है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। यानी असल में क्या, असल में हार्ट की फीलिंग नहीं हो पा रही, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, हार्ट की फीलिंग नहीं हो पा रही। जब हार्ट की फीलिंग नहीं हो पा रही तो हार्ट की कार्डिक आउटपुट क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, कार्डिक आउटपुट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पर अपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ओके, जब कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, और कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो सीवीपी क्या हो जाएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरो, इन दो एरोस का क्या डिफरेंस है, इन दो एरो का ये डिफरेंस है कि जब कार्डिक टेम्पोनार्ड होगा, कार्डिक टेम्पोनार्ड में आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड
ये आपकी दोनों इक्वली अफेक्टेड होगी। लेकिन अगर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा या टेंशन न्यूमोथोरैक्स होगा, ओके, टेंशन न्यूमोथोरैक्स या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये आपके किस साइड को ज्यादा अफेक्ट करेंगे? ये आपके किस साइड को ज्यादा अफेक्ट करेंगे? ये आपके राइट साइड को ज्यादा अफेक्ट करेंगे। ओके, ठीक हो गया, यानी राइट साइड को ज्यादा अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इनिशियली कम हो जाएगा, हाँ लेटर स्टेजेस में ये बढ़ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, वंस अगेन ये एरोस आपको ऑलरेडी समझ आ गए होंगे, क्लियर। बस यहाँ पर SvO2 का डिफरेंस वगैरह आ गया है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है कि आपको वेजोडायलेशन देखने को मिलती है, वेजोडायलेशन देखने को मिलती है। और वेजोडायलेशन की वजह से क्या होता है? वेजोडायलेशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होता है तो टिश्यू की तरफ आपको जो फ्लो है वो आपको कम देखने को मिलता है, टिश्यू की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो आपको कम देखने को मिलता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो 3 कैटेगरीज का होता है। सेप्टिक शॉक होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक होता है और तीसरा न्यूरोजेनिक शॉक होता है। ओके, इन तीनों कंडीशन में क्या होती है? सिस्टेमिक वेजोडायलेशन देखने को मिलती है। सिस्टेमिक वेजोडायलेशन का मतलब है ये मैकेनिज्म सबसे ज्यादा ऑपरेट करेगा। सिस्टेमिक वेजोडायलेशन आपको देखने को मिलती है। अब सिस्टेमिक वेजोडायलेशन देखने को मिलती है तो अब देखो, इसमें आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आपका न्यूरोजेनिक शॉक में एक्टिवेट नहीं हो सकता। अब देखो, न्यूरोजेनिक शॉक में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की लिगन है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की लिगन है तो आपका बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। जब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप कंपनसेशन में कार्डिक आउटपुट को बढ़ा नहीं सकते। कार्डिक आउटपुट क्या हो जाती है आपकी? उल्टी कम हो जाती है, क्लियर। कार्डिक आउटपुट आपका कम हो जाता होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है? सेप्टिक शॉक में और एनाफिलैक्टिक शॉक में आप बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स चला सकते हो। आप बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जब चलाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती होती है, और जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, ओके, जिसका मतलब है हार्ट अपना सारा ब्लड आगे पंप कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका कैपिलरी CVP, ओके, और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर दोनों कम हो जाएंगे, क्योंकि सारा ब्लड हार्ट इजेक्ट कर देगा कंपनसेशन के नतीजे में। और चूंकि वेजोडायलेशन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? SvO2 बढ़ जाएगा, मतलब वेन्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये बेसिक मैकेनिज्म। कुछ एक दो एरोस में कंफ्यूजन आपको होगी, आप उसको बेशक स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक ये जो चीज समझनी है कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इसमें आपका प्रीलोड कम होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में कॉन्ट्रैक्टिलिटी डायरेक्टली कम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में इनडायरेक्टली तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है इसमें आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या जो आपका TPR या SVR होता है ये कम हो जाता है, क्लियर। इसके बाद कार्डिक टेम्पोरांट पढ़ लेते हैं। कार्डिक टेम्पोरांट का क्या मतलब है? ओके, कार्डिक टेम्पोरांट का मतलब है कि पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड आ गया है या कोई इफ्यूजन आ गई है, वो क्या कर रही है? हार्ट को कंप्रेस कर रही है। ओके, यानी अगर कोई पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या ब्लड है, हार्ट को कंप्रेस कर रहा है और हार्ट फेल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कार्डिक टेम्पोरांट। कार्डिक टेम्पोरांट में क्या होता है? कार्डिक टेम्पोरांट जब हार्ट को कंप्रेस करेगा, हार्ट की फीलिंग नहीं होने देगा, तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। ओके, और जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, तमाम चैम्बर्स में जो प्रेशर है वो आपका इक्विलिब्रेट कर जाता है। इक्विलिब्रेट का मतलब है, ओके, नॉर्मली आपका ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल है। सबसे ज्यादा प्रेशर आपका कहाँ पे होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको देखने को मिलता है। ओके, लेकिन अगर बाहर से कोई चीज कंप्रेस कर रही है हर डायरेक्शन में, तो जो सारे चैम्बर्स हैं उनका प्रेशर आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और सारे वो डायस्टोलिक के बराबर हो जाएंगे। ओके, जो कि ऑलमोस्ट 5 से लेकर 8 तक का होता है। अब कार्डिक टेम्पोरांट में ट्राइड देखने को मिलता है, बेक्स ट्राइड। बेक्स ट्राइड में क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है, हाइपोटेंशन होती है, नेक की वेन्स इनलार्ज होती है, मफल्ड हार्ट साउंड होती है। जो हार्ट साउंड होती है वो आपको अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होती, क्लियर। अगर यही ट्राइड हो, हाइपोटेंशन हो, डिस्टेंडेड नेक वेन हो, लेकिन ब्रेथ साउंड, जो आपकी सांस की आवाज है, ब्रेथ साउंड, वो अगर सुनाई ना दे तो उसको बोलते हैं टेंशन हीमोथोरैक्स। बाकी इसमें क्या होगा? ओके, हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो उसके नतीजे में हार्ट रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और आपको पल्सस पैराडॉक्सस भी देखने को मिलेगा। जो पल्सस पैराडॉक्सस होती है, पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब ये होता है कि जो आपका नॉर्मली आप इंस्पायरेशन करते हो, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इनिशियली डाउन हो जाता है, लेकिन अगर आप इंस्पायरेशन कर रहे हो और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ओके, ऑन इंस्पायरेशन, ओके, इसका मतलब है पल्सस पैराडॉक्सस है। या पल्सस पैराडॉक्सस को ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि जो पल्स होती है, ओके, वो क्या हो जाती है?
वीक हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, पल्स वीक हो जाती है और ब्लड प्रेशर आपका गिर जाता होता है। ओके, और ये कब होता है? जब आपकी कोई चीज क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है, कोई हार्ट को कंप्रेस कर रही है। तो पल्सेस पैराडॉक्सेस आपको देखने को मिलता है सीसीए में, सीसीए में, कार्डिक टेम्पोरार्ड में, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में और एक्यूट सीवियर एस्थमा में, इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा चूंकि पेरिकार्डियल एफिशिएंट हुई हुई है तो आप ईसीजी लोगे तो आपको लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा और इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस का मतलब है कि जो हार्ट है ना वो टू एंड फ्रो मूव करेगा पेरिकार्डियल कैविटी में, टू एंड फ्रो मूव करेगा तो इनिशियली आपको हाई वॉल्यूम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, हाई एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर हार्ट ने मूव किया इफिशिएंट वाली साइड पर तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम हो गया, फिर हार्ट वापस अपनी पोजीशन पे आया तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो गया, फिर दोबारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे हार्ट ना पेरिकार्डियल कैविटी में टू एंड फ्रो मूव करता रहता है उसी तरीके से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज होता रहता है। क्लियर? और ईसीजी करा लो, इको करा लोगे आपको पेरिकार्डियल एफिशिएंट देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक कोलैप्स या सिस्टोलिक कोलैप्स या डायस्टोलिक कोलैप्स देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको आपने निकलवा देना है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है या सर्जिकल ड्रेनेज करना होता है। अब ये पल्सेस पैराडॉक्सेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पल्सेस पैराडॉक्सेस का क्या मतलब होता है? इंस्पायरेशन पे ब्लड प्रेशर अगर 10 मिलीमीटर और मर्करी से ज्यादा गिर गया है तो उसको बोलते हैं पल्सेस पैराडॉक्सेस। नॉर्मली इंस्पायरेशन पे क्या होता है? इंस्पायरेशन होती है तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो राइट वेंट्रिकल की फीलिंग होती है। जब राइट वेंट्रिकल की फीलिंग होती है तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ प्रोजेक्ट कर जाता होता है। ओके, ठीक हो गया। ड्यू टू डिक्रीज पेरिकार्डियल कॉम्प्लेक्स वगैरह ये लिखा हुआ है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी इनिशियली क्या होगा, राइट वेंट्रिकल फिल हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल फिल होगा तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं हो पाएगी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग नहीं हो पाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब पल्सेस पैराडॉक्सस आपको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी जिसमें लंग्स में हवा ट्रैप हो जाती है, क्रूप में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, एस्थमा में, सीओपीडी में, कार्डिक टेम्पोरार्ड में, इन सब में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इन सब में क्या होती है, कोई चीज हार्ट को आगे फील नहीं होने दे रही, डिस्टेंड नहीं होने दे रही। ओके, क्लियर? ऑलमोस्ट ये चीज हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया कार्डिक टेम्पोरार्ड वाला टॉपिक। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सिनकोपी। सिनकोपी क्या होती है? सिनकोपी क्या होती है? बेहोशी, डिजीनेस वगैरह को कहते हैं। तो सिनकोपी क्या होती है? ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जब भी ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा, 1 या 2 मिनट तक अगर ब्लड फ्लो कम होता है तो डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाती है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलता है। तो सिनकोपी को क्या बोलते हैं हम? डिजीनेस वगैरह कहते हैं। ओके, डिजीनेस या फेंटिंग वगैरह कहते हैं। अब इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं, 3 टाइप्स होती है। एक रिफ्लेक्स होता है, दूसरा ऑर्थोस्टैटिक होता है और तीसरा कार्डिक डिजीज की वजह से होता है। पहला है रिफ्लेक्स वाला। रिफ्लेक्स में है पहला वेसोवेगल सिनकोपी। वेसोवेगल सिनकोपी का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस है, अगर आपने कोई डेड बॉडी देखी है या कोई खुदा ना खास्ता कोई डेथ वगैरह हो गई है या कोई मिसहैप हो गया, एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, ठीक हो गया। नॉर्मली स्ट्रेस में क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, लेकिन हर स्ट्रेस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होती। अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जिसको बर्दाश्त ना कर सके तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को कम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ओके, तो जो रिफ्लेक्स वाला होता है, रिफ्लेक्स में क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलती है, लाइक वेसोवेगल सिनकोपी में एक्सट्रीम स्ट्रेस हुआ इसकी वजह से हुआ, या फिर सिचुएशनल है, लाइक कफिंग है, स्नीजिंग है, वाल्सल्वा मैनूवर है, या कैरोटिड साइनस की हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसको कैरोटिड हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं। कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर हल्का सा भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, माइल्ड इंक्रीज करेगा, तो जो कैरोटिड होती है उनकी फायरिंग बढ़ जाती है। उनकी फायरिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं और जब ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं इसकी वजह से क्या होगा? सिनकोपी देखने को मिलेगा। इसके बाद है ऑर्थोस्टैटिक। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब है कि अगर आप बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, उससे आप स्टैंडिंग में जाओगे, स्टैंडिंग पोजीशन में जाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओके, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिजीनेस देखने को मिलती है, लाइक हाइपोवोलेमिया में, या खास तरह की ड्रग्स लाइक स्पेसिफिकली अल्फा ब्लॉकर्स वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करा देती है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा। किस कंडीशन में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है? कंडीशन इज डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? इसके अलावा
कार्डिक कॉजेस में क्या होता है, एरिथमियास में आप लिख सकते हो एसवीटी वगैरह, या कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है लाइक अयोर्टिक स्टेनोसिस है। अब देखो अयोर्टिक स्टेनोसिस है, अब अयोर्टिक स्टेनोसिस है तो जो असेंडिंग अयोर्टा है, ओके, उसकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब असेंडिंग अयोर्टा की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जब हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो पेशेंट को अंजाइना होगा। इसके अलावा अगर आर्च ऑफ अयोर्टा की तरफ ब्लड फ्लो कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सिनकोपी देखने को मिलेगी। यानी एक पेशेंट है जिसको अयोर्टिक स्टेनोसिस है, उसमें आपको निमोनिक रट्टा मारना है, वो है सैड, ओके। एस से सिनकोपी होती है, ए से एंजाइना होता है, और डी से क्या होता है, डिस्निया होता है। ये आपको अयोर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है, यानी ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हमने टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब जो हार्ट में जो आपकी लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है, एंडोकार्डियम लाइनिंग होती है, ओके। जो एंडोकार्डियम होती है, हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलती है एंडोकार्डियम, और ये जो एंडोकार्डियम होती है ये वेल्व की भी कवरिंग बनाना शुरू कर देती है। तो अगर इस एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन हो जाए और वेल्व्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसकी दो फॉर्म्स होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, एक होती है एक्यूट और दूसरा सब एक्यूट। जो एक्यूट वाली होती है और सब एक्यूट, जो एक्यूट वाली होती है वो स्टेफ ऑरियस की वजह से होती है, सब एक्यूट विरिडियंस स्ट्रेप्टोकोकाइस की वजह से होती है। एक्यूट वाली, ओके, इसका ऑनसेट सडन होता है। जो सब एक्यूट है इसका ऑनसेट क्रॉनिक या सब एक्यूट होता है। क्लियर? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस उन वाल्व को अफेक्ट करेगा जो नॉर्मल वाल्व पड़े होते हैं, जो बिल्कुल ठीक ठाक वाल्व होते हैं, ये उसको अफेक्ट करता है। जो सब एक्यूट वाला इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है या उन वाल्व को अफेक्ट करता है जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को रूमेटिक फीवर था, उसने रूमेटिक हार्ट डिजीज करा दिया है और वाल्व्स को डैमेज कर दिया, अगर हार्ट के वाल्व डैमेज हो गया तो उस केस में आपको सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। क्लियर? और इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से वाल्व डैमेज हो गए, और जो चीज डैमेज होती है उस जगह पे आता है क्लॉट, और क्लॉट से बनता है थ्रोम्बस, और अगर थ्रोम्बस हार्ट के वाल्व पे हो तो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। यानी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या चीज देखने को मिलती है, आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। और वेजिटेशन क्या होती है, ओके, ओके, थ्रोम्बस ऑन हार्ट वाल्व, ओके, थ्रोम्बस ऑन हार्ट वाल्व, ओके, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आ जाती होती है, ओके। तो जो एक्यूट वाला होता है इसमें जो वेजिटेशन होती है वो बड़ी बड़ी वेजिटेशन होती है, जबकि सब एक्यूट में छोटी वेजिटेशन होती है। एक्यूट में जो वेजिटेशन होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब वाल्व को उड़ा देगी, और इसमें जो वेजिटेशन होती है सब एक्यूट में वो बिनाइन होती है, ओके। ठीक हो गया, मतलब इतने ज्यादा वाल्व को नहीं उड़ाती होती। जो एक्यूट वाला होता है स्टाफिलोकोकस ओरियस की वजह से होता है। क्लियर? स्टाफिलोकोकस ओरियस की वजह से होता है, और ये आपको आईवी ड्रग यूजर में देखने को मिलता है, जबकि सब एक्यूट वाला डेंटल प्रोसीजर में देखने को मिलता होता है, डेंटल प्रोसीजर में देखने को मिलता होता है। अब आईवी के लिए, अब चूंकि ये स्टाफ ओरियस की वजह से है, आईवी ड्रग यूजर में है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वेंकोमाइसिन, जबकि विरिडियंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एम्पीसिलिन और जेंटामाइसिन। ठीक हो गया? तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? तो जो आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है वो दो तरह का होता है, एक्यूट और सब एक्यूट। जो एक्यूट वाला होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, हाई विरुलेंस ऑर्गेनिज्म होती है, लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन कराती है, वेल्व्स ऑलरेडी नॉर्मल होते हैं पहले से, मतलब हेल्दी वेल्व को अफेक्ट करता है, रैपिड ऑनसेट होता है। जबकि सब एक्यूट वाला विरिडियंस की वजह से होता है, लो विरुलेंस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटी छोटी वेजिटेशन होती है, वेल्व ऑलरेडी डैमेज होता है या डिजीज होता है ड्यू टू रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से, डेंटल प्रोसीजर की वजह से होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट आपको देखने को मिलता है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपने ट्राइएट रट्टा मारना है। वो ट्राइएट क्या होता है, वो ट्राइएट ये होता है कि ओके, क्लियर? ट्राइएट क्या है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, अगर एक पेशेंट को फीवर है, फीवर प्रोलॉन्ग फीवर है, लाइक 4 हफ्तों से ज्यादा का ड्यूरेशन है, लो ग्रेड फीवर है, इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, ओके, लो ग्रेड फीवर है, इसके साथ आपको सप्लीनोमेगाली मिल रही है, और तीसरा आपको कोई न्यू मरमर मिल रहा है हार्ट पर, तो आपने जाना है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पर, ओके। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में फीवर होता है जो कि प्रोलॉन्ग होता है, ऐसे फीवर को बोलते हैं पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन। न्यू मरमर होता है, न्यू मरमर
यूजुअली आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर देखने को मिलता है, और माइट्रल रिगर्जिटेशन में आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है एपेक्स पे, जो कि एक्सिला में रेडिएट कर रहा होता है। क्लियर? ठीक हो गया। इसके अलावा वास्कुलाइटिक फिनोमिना और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब वास्कुलर फिनोमिना और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना कौन-कौन से होते हैं? क्लियर? तो जो आपका वास्कुलाइटिक फिनोमिना होता है, ओके, वास्कुलाइटिक फिनोमिना का क्या मतलब है? इसमें सेप्टिक एम्बोलिज्म बनती है, मतलब जो थ्रोम्बस हार्ट के वैल्व पे बने होते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ये कहीं और चले जाते हैं, सेप्टिक एम्बोलिज्म करा देते हैं। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी में गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा देगा। अगर ये, कहने का मतलब है, ब्रेन में गया तो ये स्ट्रोक करवा देगा, छोटे-छोटे पेटिचिया करा देगा। इसके अलावा अगर ये आपके नेल बेड पे गया तो वहाँ पे स्प्लिंटर हेमरेज करवा देगा और जैनविलियन करा देगा। तो जो स्प्लिंटर हेमरेज है और जैनविलियन है, ये आपकी वास्कुलर फिनोमिना होते हैं, या जिसको हम एम्बोलिक फिनोमिना भी कहते हैं। जो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना होता है, उसका निमोनिक है रोगा, ओके, ROGA। आर से रोथ स्पॉट होता है, ओ से ओस्लर नोड होता है, ओके, जी से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। क्लियर? और ए से क्या होगा? आर्थराइटिस देखने को मिलता है। तो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना ये क्यों होता है? ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है, कि सपोज कोई इन्फेक्शन आया, उसका कोई एंटीजन था, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो किसी और टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा और उसके नतीजे में आपको इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन देखने को मिलती है। अब इसमें आपका रोथ स्पॉट है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और रोज स्पॉट, ओस्लर नोड, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आर्थराइटिस वगैरह आ जाता होता है। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्टेड होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, वो मैट्रल वाल्व होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को, जो पेशेंट आईवी ड्रग यूजर है, उसमें कौन से वाल्व इन्वॉल्व होते हैं? वो राइट साइडेड वाल्व इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, वो आईवी ड्रग यूजर में देखने को मिलता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से देखने को मिलता होता है। अब कुछ कॉमन एसोसिएशन पढ़ लेते हैं। ओके, अगर पेशेंट ने डेंटल प्रोसीजर कराया तब कौन सा होगा? तब विरिडियंस की वजह से होगा। अगर पेशेंट आईवी ड्रग यूजर है तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराएगा। प्रोस्थेटिक वाल्व है तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। अगर जीआईटी का या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक का प्रोसीजर कराया तो एंटीरोकोकस फिसालिस आ जाएगा। अगर क्लोन का कैंसर है तो स्टेफिलोकोकस गैलोलिटिकस ये आ जाएगा। या अगर आपने स्टेनिंग की है, ग्राम स्टेनिंग की है, वो नेगेटिव मिली है, कल्चर भी नेगेटिव मिला है, तो आपने हैसिक को रूल आउट करना है। ओके, मतलब अगर ग्राम नेगेटिव है तो इसमें आपने हैसिक को रूल आउट करना है। हैसिक में आपका हीमोफिलस, एग्रीगेटोबिटर जिसको कैंटोबैसिलस कहते हैं, कार्डियोबैक्टीरियम, इकिनीला, किंजिला आ जाएगा। अगर कल्चर नेगेटिव है तो कॉक्सिला और बार्टुनिला, इसको रूल आउट करना है। आईवी ड्रग यूजर है, स्टेफ ऑरियस और सूडोमोनास है, और कैंडिडा भी देखने को मिलता होता है। अब इसका बेसिक मैकेनिज्म बताया हुआ है। इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज करता है। जब डैमेज होगा तो वहाँ पे क्लॉट्स बनेगा, प्लेटलेट का थ्रोम्बस होगा, जिसको वेजिटेशन कहते हैं। वेजिटेशन के अंदर प्लेटलेट, फिब्रिन, माइक्रोब्स पड़े हुए होते हैं, और ये वाल्व को डैमेज करेंगे। जब वाल्व को डैमेज करेंगे, स्पेसिफिकली क्या करवा देंगे? माइट्रल रिगर्जिटेशन करवा देंगे। और जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है तो पेशेंट को पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है, एपेक्स पे होता है, एक्सिला पे रेडिएट कर जाता है। और चूंकि ये वेजिटेशन होती है, ये थ्रोम्बस होता है, किसी और जगह पे जा सकती है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लाइक आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, स्ट्रोक वगैरह देखने को मिल सकता है, एमआई देखने को मिल सकता है। अगर कोई लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस होगा तो उसकी वेजिटेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से वेजिटेशन गई अयोर्टा में, अयोर्टा से चली गई ब्रेन में, और वहाँ पे स्ट्रोक वगैरह करा दिया। ओके, या अगर लिम्स में गई तो गैंग्रीन करा दिया, अगर हार्ट में गई तो एमआई करा दिया। और अगर राइट साइडेड वाल्व था तो राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी, और वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा दिया। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आपने क्या करना होता है? जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो ब्लड कल्चर होती है, और इसको डायग्नोस करने के लिए आपने एक क्राइटेरिया इस्तेमाल करना होता है, वो है ड्यूक्स क्राइटेरिया। ओके, अब जो ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है, ओके, ड्यूक्स क्राइटेरिया में मेजर होती है और माइनर आ जाते हैं। क्लियर? मेजर होते हैं और माइनर आ जाते हैं, और डायग्नोस बनाने के लिए आपको 2 मेजर चाहिए, ओके, या 1 मेजर प्लस 3 माइनर चाहिए, या फिर आपको 5 माइनर आपको चाहिए होते हैं। अब जो मेजर क्राइटेरिया होते हैं, मेजर क्राइटेरिया में क्या होते हैं? पॉजिटिव ब्लड कल्चर चाहिए आपको, ओके, और आपको पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी चाहिए। ठीक हो गया? माइनर में क्या होता है? P5, ओके, ओके। पी से क्या होगा? पी से कोई प्रीडिस्पोजिंग हार्ट लीजन हो, फॉर एग्जांपल कोई वाल्व डैमेज है उसके,
ठीक हो गया। ओके, एफ से क्या होगा, फीवर होगा। आई से क्या होगा, आईवी ड्रग यूजर है। ओके, वी से क्या होगा, वास्कुलाइटिक फिनोमिना या इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला। और ई से क्या होगा, इम्बोलिक फिनोमिना है, जिसमें सेप्टिक इम्बोलिज्म हो जाता है। क्लियर? तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एक तो एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक ऐसा एंडोकार्डाइटिस भी होता है जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, जिसको बोलते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस या मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। मतलब एक एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। जो नॉन इन्फेक्शियस होता है उसको बोलते हैं हम मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। इसमें जो वेजिटेशन होती है, ओके, वो माइट्रल या एयोर्टिक वाल्व पे पड़ी होती है, लेकिन ये वेजिटेशन स्टीराइल होती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो वेजिटेशन होती है वो इन्फेक्टेड थी, लेकिन इसमें स्टीराइल होती है। ओके, इसमें प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाइट्स होते हैं जो कि एम्बोलिज्म शो कर दे होते हैं। अभी किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, वो तमाम कंडीशन जिसमें हाइपर कोआगुलेबिलिटी होती है, और हाइपर कोआगुलेबिलिटी आपको मैलिग्नेंसी में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा होता है, तो ये टिश्यू फैक्टर प्रोड्यूस करता है। टिश्यू फैक्टर क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गए तो हार्ट वेल्व्स पे क्या बन जाएंगे, थ्रोम्बस बन जाएंगे। जब हार्ट वेल्व्स के ऊपर थ्रोम्बस बन जाएंगे तो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। लेकिन इस वेजिटेशन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, या एक खास तरह की वेजिटेशन आपको या एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, वो एसएलई में देखने को मिलता है। एसएलई में एसेप्टिक एंडोकार्डाइटिस होता है, यानी एसएलई में जो एंडोकार्डाइटिस होता है उसको बोलते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। और ये दोनों वाल्व की सरफेस को इन्वॉल्व करता है, सुपीरियर सरफेस को भी और इंफीरियर सरफेस को भी। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है रियूमेटिक फीवर। ओके, अब रियूमेटिक फीवर क्या होता है? ओके, रियूमेटिक फीवर एक सिस्टेमिक डिजीज होता है, एक मल्टी सिस्टेमिक डिजीज होता है। मतलब ये बहुत सारे रीजन्स को इन्वॉल्व करेगा। मल्टी सिस्टेमिक डिजीज होता है, मल्टी सिस्टेमिक रीजन को देखने को मिलता होता है। सबसे पहले क्या होगा, एक पेशेंट है, एक बच्चा है, उसको थ्रोट का इन्फेक्शन होगा। लेट मी राइट क्लियरली, एक बच्चा होगा, ओके, 5 से लेकर 15 साल का, उसको थ्रोट का इन्फेक्शन होगा। और थ्रोट का इन्फेक्शन ग्रुप बी, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन कहते हैं, इसका इन्फेक्शन होगा। जब इसका इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया, इसका इन्फेक्शन के बाद 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद क्या होगा, इसकी एक प्रोटीन होती है जिसको बोलती है एम प्रोटीन। ठीक हो गया, एम प्रोटीन। सॉरी फॉर डैट, कुछ ज्यादा ही हिल गया। ओके, तो 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद इसके जो इनिशियल इन्फेक्शन था उसमें एक एम प्रोटीन आई थी। इस एम प्रोटीन के खिलाफ क्या हो जाएगी, ओके, इस एम प्रोटीन के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक हो गया, ओके। और जो एम प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी वो हमारे बॉडी के टिश्यू के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी। क्लियर? अब ये क्रॉस रिएक्ट करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सीएनएस में क्रॉस रिएक्ट कर गई तो ये सिंडिनहैम कोरिया करा देती है। अगर ये ज्वाइंट में क्रॉस कर गई तो ये माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस करा देती है। क्लियर? इसके अलावा अगर ये स्किन पे कर गई तो ये सबकुटेनियस नोड्यूल करा देती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। और इरिथीमा मार्जिनेटम भी करा देती होती है। क्लियर? अगर ये हार्ट पे कर गई तो हार्ट पे ये पैनकार्डाइटिस करा देती होती है। क्लियर? तो इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि 5 से लेकर 15 साल वाला बच्चा होगा, ओके, उसमें इनिशियली आपको थ्रोट का इन्फेक्शन होगा ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का, और वो उससे रिकवर कर जाएगा। 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद उसमें जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस हुई थी इनिशियल इन्फेक्शन में, वो एम प्रोटीन थी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। वो एंटीबॉडी हमारे एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी। अब चूंकि एंटीबॉडी सीधा एंटीजन पे जाके बाइंड कर रही है तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर ये सीएनएस पे बाइंड करेगी तो कोरिया करवा देगी, ज्वाइंट्स पे कराएगी तो आर्थराइटिस करा देगी, स्किन पे होगी तो सबकुटेनियस नोड्यूल एरिथीमा मार्जिनेटम करवा देगी, हार्ट है तो उस पे पैनकार्डाइटिस करवा देती है। क्लियर? तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रूमेटिक फीवर होता है तो इनिशियली फेरेंजियल इन्फेक्शन होता है, फेरेंजाइटिस होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का, उसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। माइट्रल वाल्व को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, हाई प्रेशर वाले वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है। इनिशियली वाल्व की रिगर्जिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल माइट्रल रिगर्जिटेशन हो तो पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है एट एपेक्स जो कि रेडिएट करता है एक्सिला पे। बाद में वाल्व की स्टीनोसिस हो जाती है। जब माइट्रल स्टीनोसिस होगी तो आपको क्या मिलेगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर एपेक्स पर। ओके, जब आप माइक्रोस्कोपी करा लोगे तो आपको एस्कॉफ बॉडी देखने को मिलती है। एस्कॉफ बॉडी क्या होता है, एक ग्रैन्युलोमा होता है जिसमें जिसको सराउंड करने वाले क्या होते हैं,
जाइंट सेल्स होते हैं, ओके। यानी ग्रैन्युलोमा होगा, उसको सराउंड करने वाले जाइंट सेल हो गए, उसको सराउंड करने वाले फाइब्रोब्लास्ट हो गए, इसको बोलते हैं एस्कॉफ बॉडी। और इसमें जो स्पेशलाइज्ड तरह के जाइंट सेल्स हैं, यानी जो मैक्रोफेजेस होते हैं, उनको बोलते हैं अनिश्कुस सेल। तो इसमें खास तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं इस ग्रैन्युलोमा के अंदर, जिनका रिबन लाइक न्यूक्लियस होता है, इनको बोलते हैं अनिश्कुस सेल। और ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें आप सीरोलॉजी करा लोगे तो दो एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलेगी, एक एएसओ का टाइटर और दूसरा एंटी डीएनएस बी। और ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। रट्टा मारना, थ्रोट के इन्फेक्शन के बाद 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद अगर आपको हीमाचूरिया मिल रहा है, तो फिर आपने जाना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन देखने को मिलती है, लेकिन ये टाइप 2 है। टाइप 2 का मतलब है कि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो सीधा एंटीजन पे जाके बाइंड कर जाती है, लेकिन वो एंटीबॉडी एम प्रोटीन की वजह से प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन हमारी एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती होती है। अब इसका जो क्राइटेरिया होता है वो जोन्स क्राइटेरिया होता है। जैसे जॉइंट लाइक माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस है, एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा, वो ठीक होगा, फिर दूसरा आ जाएगा, ओके। ओ से क्या हो जाएगा? कार्डाइटस, पेन कार्डाइटस होता है। एन से सबक्यूटेनियस नोड्यूल होती है। ई से एरिथीमा मार्जिनेटम होता है। एस से सिंडिनहैम कोरिया होता है। अब कोरिया अगर आपको मिले, कोरिया क्या होता है? रैपिड इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट। रैपिड इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट, कोरिया आपको 3 कंडीशन में देखने को मिलता है, रूमेटिक फीवर में, विल्सन डिजीज में, बच्चों में खास तौर पर रूमेटिक फीवर में, विल्सन में, और इसके अलावा हंटिंगटन। लेकिन हंटिंगटन तो आपको बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। तो ये कोरिया के डिफरेंशियल हो जाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेनिसिलिन है। तो ऑलमोस्ट हमने ये अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ओके। आई थिंक काफी ज्यादा हो गया आज, ओके। आई थिंक काफी ज्यादा हो गया है। तो शुड वी प्रोसीड फर्दर और नॉट? क्या हमें आगे जाना चाहिए या आज के लिए इनफ है? शुड वी प्रोसीड फर्दर या आपको क्लियर हो गया है? मायोकार्डाइटिस तक कर लेते हैं। मायोकार्डाइटिस वाला, असल में ना मायोकार्डाइटिस करवाने के साथ साथ फिर पेरिकार्डाइटिस भी कवर करना होगा, बहुत सारी चीजें रह जाएगी। तो आई थिंक आज के लिए फिर इतना इनफ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई नो मैंने थोड़ा स्पीडली काम किया है, तो उसके लिए माजरत। आई थिंक इनफ है आज के लिए। कोई अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। स्पाइनल वर्सेस न्यूरोजेनिक शॉक, ओके, ठीक हो गया। स्पाइनल वर्सेस न्यूरोजेनिक शॉक। स्पाइनल शॉक के अंदर क्या होता है कि इनिशियली अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है, तो इनिशियली स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन सारे के सारे जीरो पे चले जाते होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर जाते होते हैं। तो उसको बोलते हैं स्पाइनल शॉक। और जो न्यूरोजेनिक शॉक है, इसमें क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। एक और बात बता दूं, सारे शॉक के अंदर आपको टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, लेकिन वाहिद शॉक जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है वो न्यूरोजेनिक शॉक है, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है। बाकी सिनकोपी का मैकेनिज्म